हेलो। तो हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं भाग के आंसर की। तो जैसे मैंने बोला था कि इतना इजी नहीं होता कि सारे क्वेश्चन कलेक्ट करना फिर आंसर की डालना। सो वट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम पीपल लाइक यू एंड पीपल आर पोस्टिंग टू अवर चैनल एंड ऑल्सो ऑन फेसबुक। सो वी आर कलेक्टिंग दोज क्वेश्चन एंड नाउ वी विल ट्राई टू मेक दोज आंसर एज वेल। सो अगर मैं ये बेसिकली उन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 वो ऑलमोस्ट 90% हम कवर कर चुके हैं। तो ये थोड़े रिमेनिंग क्वेश्चन थे जो कि रह रहे थे, तो वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। ओके, सो इन दिस वीडियो पहला क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूं तो उसमें दे रखा था कि वाइब्रेशनल मोड हमने दे रखे थे। ठीक है, वाइब्रेशनल मोड दे रखे थे, तो उसने हमें क्या दे रखा था, A1 प्लस E प्लस 2T2। ठीक है, अब इसके अंदर वो पूछा था कि इसके अंदर हमें उसने एक कैरेक्टर टेबल दे रखी थी साथ में इस क्वेश्चन के। तो पूछा था कि किस केस के अंदर कि कौन कौन से इसके अंदर रमन एक्टिव होंगे। तो रमन एक्टिव का एक सीधा कॉन्सेप्ट है कि हमें उस कैरेक्टर उस टेबल के अंदर हमें ये चेक करना है कि जोन से भी हमारे क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगी वो हमारे रमन एक्टिव होंगी। चाहे वो क्वाड्रेटिक टर्म्स इन टर्म्स ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि वो पावर उसका कुछ भी हो सकता है। या तो हमारा एक्स वाई जेड हो सकता है, और हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो सकता है, या एक्स जेड एक्स वाई और जेड एक्स, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, एक्स वाई जेड नहीं होगा, जो दोनों मिलके उसका पावर एटलीस्ट क्वाड्रेटिक होना चाहिए। क्वाड्रेटिक के लिए हमें मिनिमम पावर कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 2 तो होना चाहिए। तो सॉरी, एक्स वाई जेड नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स जेड एक्स वाई जेड एक्स, कुछ भी हो सकता है। और अगर हम उस कैरेक्टर टेबल को देखते तो वहां पे जो तीनों हमारे एलिमेंट्स थे, तीनों के अंदर ये टर्म्स थी, तो ऑल विल बी रमन एक्टिव। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रखा था ऑर्गेनिक में से। ठीक है, और एसिडोनाइट्राइल दे रखा था CH3CN, और क्या दे रखा था, H+ दे रखा था। तो कॉमन सी बात है, H+ जब होगा तो OH- है, तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एट दिस सेंटर एंड दैट विल अटैक देयर, राइट। So what it will form, basically this is a name reaction called as Ritter reaction. So in that the product will be, you can check that amide is forming. और एक चीज और थी इस क्वेश्चन के अंदर, उसने हमें क्या दे रखा था, NMR डाटा दे रखा था और IR भी दे रखा था, जिसके थ्रू हम पता कर सकते थे कि हमारा प्रोडक्ट ये गया। बट इस क्वेश्चन में इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिन को पता है कि डायरेक्ट नेम रिएक्शन है वो डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बना सकते थे। तो इसका NMR डाटा उसने क्या दे रखा था, उसने इन 3 हाइड्रोजन की एक सिंगलेट दे रखी थी, जिसका डेल्टा वैल्यू जो डीशील्डिंग रीजन है वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू, और 9 हाइड्रोजन की एक सिंगलेट दे रखी थी, और एक उसने ये NH पिक दे रखी थी। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम बता सकते थे कि यही इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा। तो दैट विल बी इट्स करेक्ट आंसर। और एक और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन था, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन था, 7 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डी थीटा। जब इसका 0 to π/2 इसकी लिमिट दे रखी थी, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद एक डील सेटर से क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बेसिकली डील सेटर, टोटली डील सेटर नहीं था, यू कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ पैरासाइक्लिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ठीक है, ये उसने क्वेश्चन दे रखा था, और क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, उसने हीट दे रखा था। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पता कि ये हमें एक मॉलिक्यूल दे रखा, तो इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के हिसाब से बन रहा था। और इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के अंदर भी उसने 4 ऑप्शन जो दे रखे थे, वो इसलिए ऐसे दे रखे थे ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि रिएक्शन कैसे जाएगी। ठीक है, तो जो उसने 4 ऑप्शन में उसने एक चीज दे रखी थी कि उसने बॉन्ड जो था वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। ठीक है, इन दोनों कार्बन के बीच में। अब इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो मतलब क्या है, ये सिस्टम क्या है हमारा, 6 इलेक्ट्रॉन। ये वाला सिस्टम भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला भी क्या हुआ, 4n+2, और ये वाला भी किससे जाएगा, 4n+2। ठीक है, तो यहाँ पे 4n+2 के हिसाब से इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो रही है। और हमें पता है ओडीसी एक रूल हमारे पास होता है। ठीक है,
तो हम उसके हिसाब से वो चेक करते हैं। तो जब हम इसमें 4n+2 साइक्लो एडिशन होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, सो द प्रोडक्ट मीन्स द स्टीरियो ऑफ दीज टू हाइड्रोजन विल बी सिस, राइट। सो व्हाट विल बी अवर प्रोडक्ट, मैं यहीं पे बना रहा हूं। तो जब ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं दिस प्रोडक्ट, यहां पर ये और यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, वो भी मैंने लगाया नहीं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। अब इसके अंदर क्योंकि ओडीसी रूल क्या कहता है कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी हाइड्रोजन की वो सिस होगी, तो या तो ये सारे हाइड्रोजन अबव द प्लेन होंगे या बिलो द प्लेन होंगे। मतलब बेसिक बात ये है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इनकी सेम रहेगी, प्लस इसके अंदर दूसरा प्रोडक्ट बनता है जिसमें चारों हाइड्रोजन जो होंगे हमारे बिलो द प्लेन रहेंगे, ठीक है। तो ये बात रही इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के क्वेश्चन की। अगर मैं एक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन की बात करूं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दे रखा था और पूछ रखा था OH- दे रखा था और प्रोडक्ट बना रखा था। तो पूछा था कि ये जो मैकेनिज्म है वो किससे जाएगा, ठीक है। तो जो उसका प्रोडक्ट बना रखा था CH3 था। अब OH- है, यहाँ पे हमें अगर पता चल रहा है कि तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, तो OH- सबसे पहले क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो अब अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है। और फिर ये यहां जाके इसको OH- को निकालेगा। तो इसके अंदर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी, ठीक है। और जो मैकेनिज्म होगा वो हमारा होता है E1CB, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था, ये नेम रिएक्शन था NaBH4CeCl3, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रोडक्ट दे रखा था, उसने ये रिएक्टेंट दे रखा था, ये प्रोडक्ट दे रखा था, पूछ रहा था कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। अब इसके अंदर मैं तुम्हें आंसर तो बता रहा हूं कि इसका आंसर ये है, ठीक है, बट तुम्हें कमेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि ये कौन सी नेम रिएक्शन है। एंड इफ यू डोंट नो देन यू हैव टू फाइंड, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक नेम रिएक्शन एंड पीपल जनरली आस्क दिस इन एग्जाम। सो here I am telling that this is the obvious, this is the correct answer, but you have to find it, okay। So अब मैं एक और मैथ्स का क्वेश्चन था। इस बार मैथ्स के काफी सारे, मैथमेटिक्स के काफी सारे क्वेश्चन पूछ रखे थे और काफी बेसिक मैथ्स पूछ रखी थी। तो जिन लोगों को वो बेसिक मैथ्स पता थी उनके लिए आराम से मतलब 15 to 18 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते थे। तो एक क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। उसने कहा था कि 3 टाइम्स उसने एक कॉइन को क्या करा है, टॉस करा है। तो उसमें तीनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसका कुछ नहीं है, आंसर उसका 1/8 है, ठीक है। हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, 11th-12th में सब पढ़ते आए हैं। उसके बाद एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें उसने, मेरे को याद नहीं कि ए और बी उसमें क्या था, तो ए से डिसइंटीग्रेट होके या ए से टूट के वो बी प्लस एक अल्फा पार्टिकल दे रहा था। तो उसके अंदर पूछा था कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो उसके अंदर जो इनकरेक्ट ऑप्शन था वो ये था कि N/P का जो रेशो होगा वो ए और बी का सेम होगा। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमेशा जब भी ये इसके अंदर टूटेगा बी के अंदर, तो उसका जो रेशो होगा N/P का वो हमेशा ही डिक्रीज करेगा आफ्टर अल्फा एमिशन, ठीक है। तो जो उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो यही थी कि N/P का जो रेशो होगा वो सेम होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का, कर्व से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, मेरे को एक्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो उसमें उसने कर्व का नेचर पूछ रखा था। तो बेसिकली इसमें कर्व का जो नेचर होता है कि पहले हमारा इंक्रीज करता है, उसके बाद थोड़ा टाइम तक कांस्टेंट रहता है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है। तो ये हमारा उसका आंसर था, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट मतलब 100 क्वेश्चन थे, तो 92 या 93 हमने डिस्कस कर दिए हैं। थोड़े बहुत जो रह गए हैं, अगर कोई कमेंट करेगा तो we will try to tell them the correct answer. So okay, please share this video and give us a big thumbs up. Thank you.